बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हमारे साथ मौजूद है हरमीत, ज़रा उसको भी देख लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हरमीत, क्या हाल चाल है आज? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा। और आप दोनों सुनाएं, आप दोनों कैसे? लग तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप दोनों आज। हाँ माशाल्लाह। हम और हमें हरमीत भी आज फ्रेश लग रहा है। इट मींस कि आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। हाँ, कल थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। हरमीत, तो जरा थोड़ा सा शहर इक़्तिदार में जो होने वाली एक्टिविटीज है जरा उनका जिक्र कर लेते हैं ना। कुछ इमरान खान साहब ने कल अपने जो साथियों के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो देखो ना, दो चीज़ें चल रही हैं, अवामी राब्ता ब मुकाबला अदम एतमाद। जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये तो इकट्ठी हो रही हैं अदम एतमाद के लिए, और कल बड़ी मूवमेंट उनकी हुई। यहाँ पे जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात के पास पहुँच गए, मुस्लिम लीग काफ के लीडर उनको मिले, परवेज़ इलाही से भी उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने बड़े ओहदे की पेशकश की कि अगर पंजाब में बुज़दार को हटा दिया जाए तो बड़ा ओहदा उनको दिया जाएगा, जिसके बारे में चौधरी शुजात ने हामी नहीं भरी। उन्होंने इसके बारे में ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ये करूँगा। और साथ में इमरान खान का ये फैसला कि अब वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएँगे, डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद जाके जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल हकीकत क्या है। तो इस हवाले से सवाल बहुत से उठते हैं ज़हन में कि इमरान खान ये तो कह सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ये तो बात हो गई, लेकिन बयानिया क्या होगा? अगर तो इमरान खान साहब ने वही बयानिया रखना है अपना कि जिसमें उन्होंने बात करनी है कि जी ये करप्ट है, ये करप्ट टोला है, तो लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं महंगाई से। मेरे ख्याल में उस मौके के ऊपर लोग ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि भाई महंगाई का बेड़ा गर्क हो गया हमारा महंगाई के हाथों, तो ये करप्ट टोला जो है इसकी बात अब कब तक सुने हम? तो जी हरमीत, तो कुछ कहने लगे? बिल्कुल साहब दुरुस्त फरमाया आपने। अगर हम देखें तो अभी टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, वक्त भी कलील है। वो साथ अगर देखें तो इलेक्शन जब शुरू होता है तो उससे कबल जलसे जुलूसों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आवाम के करीब जाना जो है सियासतदानों का ये जो रविश है ये सदियों से चली आ रही है। तो अब ये सिलसिला तो शुरू होगा, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो एक कोशिश की जा रही, जिस तरह नवाज शरीफ आने की का जो दबाव था, जिस तरह डाला गया था, अब दोबारा उसके बाद जिस तरह हुकूमत ने एक अच्छा रिस्पांस दिया, वो दबाव से निकलने के लिए उन्होंने खुद एक दबाव डालना शुरू किया कि नवाज शरीफ साहब को लाना है। इस बार हम देख रहे हैं कि दोबारा जिस तरह पीडीएम या जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब तो इस वक्त अलग है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह इकट्ठ उनका हुआ और खानों की जो दावत हुई है, उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि चौधरी बरादरान के पास भी जरदारी साहब पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगता यह है कि प्रेशर लेने के बजाय अब जो हुकूमत है वो भी प्रेशर देना चाह रही है और प्रेशर से निकलना चाह रही है। तो यही एक ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर अवाम में जाएंगे और अपना एक मौक़िफ़ है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी महंगाई हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिस तरह होना चाहिए तो उसकी तशबीर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई तहरीक इंसाफ हुकूमत में, जो बहुत अच्छे काम भी है। उस हवाले से भी अगर वो अवाम को आगाह करते जाएं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी पता तो उनको है कि जब भी वो आदम एतमाद लेके आए, चाहे वो सेनेट में लेके आए, चाहे वो कौमी असम्बली में जिस हवाले से भी वो लेके आए, या बिल के हवाले से लेके, हमने देखा है कि बिल के हवाले से कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन उन सारी चीजों में उनको नाकामी हुई है। और यहाँ पे भी जिस तरह चौधरी बरादरान ने पहले से चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कह दिया था कि भाई पीडीएम में तो ऑलरेडी बहुत सारे इख्तिलाफ है, तो एक तो इकट्ठ इनका नहीं है, उसी तरह मुतहद ये नहीं है, तो मसाइल इनको भी है, लेकिन दबाव डालना है, आवाम की तरफ जाना है, क्योंकि आने वाला है इलेक्शन, तो तैयारी तो करनी है। अच्छा जी, कल जो मीटिंग हुई रोमा, वहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्लिम लीग नून की, उसमें भी किसी बात पे इत्तफाक नहीं हो पाया, ये कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। खाकान अब्बासी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कहते फिर रहे हैं कि जब तक उनके हाथ पे साया है, उनके सर पे साया है पीटीआई के, उस वक्त तक उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। ये साया हट जाएगा, हाथ हट जाएगा, तो फिर अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। इमरान खान साहब जो राब्ता मुहिम कर रहे हैं उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो हमने जैसे कहा कि इस जोर को तोड़ना है जो जोर इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन बना के अपने तौर पे करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा ये कि
जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा में नाकामी का सामना करना पड़ा था पीटीआई को। अब सेकंड फेज शुरू होने वाला है और फिर मई में जैसे एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। इन दो के लिए भी राह हमवार करनी है। ये भी कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि आपके जो नाम है वो मैं खुद सेलेक्ट करूँगा, अच्छे नाम होने चाहिए जो बल्दियाती इंतखाबात में मेयर के लिए हैं और दूसरे ओहदों के लिए हैं। तो काफ़ी तेज़ी आई हुई है, गहमा गहमी है। अब देखो ये बेल मंडे चढ़ती है ऑपोजिशन की या नहीं। लेकिन हम स्टार्ट से ही देखते आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद का शोर पहले भी बहुत ज़्यादा मचा था, बट हुआ प्रैक्टिकली कुछ नहीं था और अब तो वैसे इलेक्शन में बहुत कम अरसा रह गया। लेट्स सी, मेरे ख्याल में ये सिर्फ सियासी टैक्टिक्स हैं, प्रैक्टिकल इनकी इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरह से ना हो, बट लेट्स सी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। हम डेली का आगाज करेंगे जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा है चीन और सी-पैक और पाकिस्तानी मईशत के लिए ये जो दौरा है कितनी अहमियत का हामिल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मशहूर कैरेक्टर उमरो अयार पर पाकिस्तान की जानिब से पहली एनिमेटेड मूवी बनाई गई है जो कि अगले साल रिलीज़ की जाएगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे मकसद क्या था इसको बनाने का, और इसकी कास्ट से कुछ लोग हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। साथ ही साथ लाहौर का ट्रैफिक वार्डन मिस्टर लाहौर बन गया है। बॉडी बिल्डिंग का लाहौर नहीं बना, सेकंड नंबर पे था, सेकंड नंबर है, बट कहा यही जा रहा है कि मिस्टर लाहौर का टाइटल ऐसे ये है कि वार्डन के साथ एक अगर चीज ये आ जाए कि फिटनेस में वो अपने आप को इतना बेहतर कर लेता है कि वो सेकंड नंबर पे भी आ जाता है, वो फिट इतना ज्यादा है उसको जितने। हालांकि पंजाब पुलिस की वैसी फिटनेस की अगर बात की जाए तो हमेशा हमने देखा है कि बड़ी कमजोरी रही है। मैं बात कर रहा था कि फिटनेस भी हमारे यहाँ वेट और पेट वार्डन्स की जब बात आती है ना या पुलिस वालों की बात आती है तो उसमें कितना फिट, उसको फिर जिम सारों का इंचार्ज बना दिया कि खैर ये आगे चल के करेंगे। अच्छा, जहां पर ये बात की ना वेट और ये पेट वाली, मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारी पुलिस का रवैया या उनके साथ हम इस चीज को मंसूब कर सकते हैं, बट वार्डन्स जो होते हैं उनकी फिटनेस मुझे हमेशा से बेहतर ही लगी है कंपैरेटिवली, अगर हम कंपैरिजन में देखें पंजाब पुलिस के। बट एनीवेज, इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दुबई एक्सपो में यूनाइटेड नेशंस की तस्वीरी नुमाइश और पाकिस्तानी फोटोग्राफर के चर्चे हैं। जुल्करनैन आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हम दोबारा से आज एक बार फिर डिस्कस करेंगे मुल्क में जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। हमने पहले भी देखा किसानों की जानिब से मुतालबात रखे गए थे कि ये जो आर्टिफिशियल मसनूई बहरान है इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो है वो इकदामात करे, किसानों की मदद करे। अभी तक कुछ नहीं किया गया, सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ खूबसूरत धुनों के माहिर और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कई दहाइयों पे खिदमत करने वाले सज्जाद ताफू भी आज शो में हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ मुख्तलिफ पैकेजेस भी आज हम शो में शामिल करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं। सबसे पहली हमारे पास एक खुशाइंद खबर है ऑस्ट्रेलिया के दौरे से के हवाले से कि 24 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम 4 मार्च से रावलपिंडी में मैचेस खेलेगी, पाकिस्तान का दौरा करेगी, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमें मैदान में नजर आएगी और तकरीबन 18 रुकनी ये टेस्ट टीम होगी जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जा चुका है। और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि तमाम वो खिलाड़ी इन मैचेस में शिरकत करेंगे जिन्होंने पहले से एशेज सीरीज में हिस्सा लिया था। ये मतलब बड़ी है। पैट कमिंग्स इनके कैप्टन हैं और एशेज में इन्होंने इंग्लैंड को बहुत बुरे तरीके से हराया, बहुत शानदार तरीके पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हर फील्ड में दिखाई, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बिल्कुल नाकों चने चबवा दिए और बहुत बुरा हाल किया उनका। तो उसके बाद वो एक मजबूत टीम आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इस वक्त PSL चल रहा है इससे प्लेयर्स को काफ़ी प्रैक्टिस मिली होगी। ये टेस्ट की साइड है, हमारी टेस्ट की साइड भी इतनी बुरी नहीं है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा, देखने को मिलेगा। और ये जो टीम है इसमें एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, लाबुशेन और नेथन लियोन, मिचेल मार्श, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, ये सारे, डेविड वार्नर, सबसे बढ़ के डेविड वार्नर जो इंतहाई फॉर्म में इस वक्त, ये सारे टीम का हिस्सा है। तो लेट्स सी कि कैसी सीरीज चलती है। उम्मीद तो ये है कि बड़ा मज़ा आएगा। 4 मार्च से पिंडी में शुरू होना है और जैसे रोमा ने भी बताया कि
इतने अरसे बाद 24 साल के 24 बाद साल तकरीबन बाद। ये पाकिस्तान आ रहे हैं, मतलब full हरमीत। strength। और हम बिल्कुल देख रहे हैं कि रावलपिंडी में तैयारियां जो हैं स्टेडियम को दोबारा सजाने की, और साथ में सिक्योरिटी प्लान जो है, सारी चीज़ें जो है तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और कल भी हम देख रहे थे कि तैयारियां हो रही हैं, तो स्टेडियम को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। और रौनकें जो हैं वैसे भी PSL के बाद और उससे पहले जो टीमें आई तो बहाल तो हो चुकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, और जिससे जो एक हौसला अफजाई तो होती है, खिलाड़ियों की भी होती है, यहाँ के स्पोर्ट्स के चाहने वालों की भी होती है, और साथ साथ जो रौनक है वो भी स्टेडियम की जब बहाल होंगी, क्योंकि एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया कि जिसके हर जगह फैन फॉलोइंग है और एक मजबूत टीम है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा वो है। अच्छा, जिस तरह से हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, हरमीत ने जिक्र किया PSL का। वाकई PSL की वजह से दोबारा से हम बहुत ज़्यादा रौनक देख रहे हैं और क्रिकेट शायकीन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने कुछ रोज़ पहले एक बच्चे का शिकवा शेयर किया था, जिन्होंने रमीज राजा से शिकवा किया था कि 12 साल से कम उम्र बच्चे क्यों स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकते। बट अब अच्छी बात इसी हवाले से ये है कि जनाब अब इस हवाले से NCOC के अहकामात आ चुके हैं, और 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी जो हैं वो स्टेडियम में जाकर PSL के बकिया मैचेस उनको देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में बच्चों के लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ एक और अहम ऐलान कि अब 100% जो शायकीन हैं उनके साथ मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। लाइक 100% की तादाद में स्पेक्टेटर्स आकर मैच होंगे, देख लेकिन सकते शर्त हैं। उनकी ये होगी कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हो। Exactly। वैक्सीनेशन के बगैर जाने नहीं दिया जाएगा। कल का ऐसी जिक्र कर लें, अगर क्रिकेट की बात हो रही है, कल कोयटा ग्लैडिएटर आखिरकार जीत ही गया, और वो जो कहते हैं ना कि जेसन रॉय ने सिंगल हैंडेडली मैच ले गया, वो क्या शानदार इनिंग थी, जिसको वाकई कहते हैं ना लाठी चार्ज, वो लाठी चार्ज उसने किया। कोई बॉलर लाहौर कलंदर का उनके मुकाबले पे नहीं आ सका, उनको रोक नहीं सका। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर ने। हालांकि बहुत अच्छे रन किए थे, 203-4 रन, तकरीबन 204 उन्होंने जो किए थे। टारगेट भी अच्छा दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद 10 रन पर ओवर के हिसाब से खेलना था, लेकिन वो कर गए। इतना शानदार जेसन रॉय की इनिंग थी, सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने हमवार कर दी राह अपने मैच जीतने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत से भी पूछ लेते हैं ना, हरमीत ने भी मैच तो देखा होगा। हरमीत, इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैं थोड़े से मसरूफियात की बिना पर मैं नहीं देख पाया। अच्छा। लेकिन सुना है कि भैया कोयटा कमाल कर गया, लेकिन यह है कि इरफान ज़हीर की वो पेशगोई दोबारा मेरे ख्याल में सच साबित होगी। हाँ, इरफान की नहीं, उसने कहा था, नहीं, उसने लाहौर कलंदर्स का कहा था, लेकिन उसने कहा था जेसन रॉय आ जाएगा। तो जेसन रॉय जो है वो उसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। तो जेसन रॉय आ गया, और जेसन रॉय ने आके साबित किया वाकई क्यों दुनिया में इतना चर्चा है, इतना बड़ा नाम है, डाल ही दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली स्टोरी जनाब हमारे पास ये है कि बड़े सगीर की मारूफ और मशहूर गुलकारा लता जी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई, और इस मौके पर शाहरुख खान विद हिज मैनेजर वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने उनकी मैयत पर फूल रखे। अच्छा, जब उन्होंने फूल रखे, इसके कुछ वीडियोस भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। फूल रखे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ पढ़ा और उस पर ब्लो किया, मैयत पर कुछ ब्लो किया, लाइक फूंका। जिसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, सो कुछ लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। मोस्ट ऑफ देम जो थे वो भारतीय लोग थे, जो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं और एक तासुबाना रवैया रखते हैं मुसलमानों के साथ। सो उनकी जानिब से कहा गया कि ये क्या किया है, क्या ये थूका गया है मैयत पर। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा बनाया गया, बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इसी के मुकाबले में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे सारिफीन आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके बाद मैयत पर फूका। सो ये यही कहा जा रहा है कि मोदी के हामियों ने एक बार फिर से एक नया तनाज़े खड़ा कर दिया और अपना जो तासुबाना रवैया मुसलमानों के साथ है उसको शो किया गया। वैसे इंतहा है हरमीत, इंतहा है। मतलब अगर ऐसी बात होती तो आप वो कहते हैं ना कि माय नेम इज़ खान में जैसा कोई छोटा बच्चा जो बेटा है शाहरुख का बना हुआ, उसको भी दुआ पढ़ के कोई फूंकता है तो क्या उसके ऊपर भी थूका था, मतलब ये है। और यहाँ साफ पता चल रहा है कि हल्की सी उसने फूंक मारी है, लेकिन
नहीं रऊफ साहब, असल में प्रॉब्लम क्या है रऊफ साहब, अगर हम देखें इसमें तो दुआ की जा रही है, वो फातिहा कर रहे हैं और ये फूंका जाता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक तबका जो है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, ये दोनों में पाया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा तासुब और फतवा फैक्ट्री जो है। मैं लता जी के बारे में जब उनकी डेथ हुई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोगों ने भी उनके हवाले से जो है ट्विटर पर अपना अपना इजहार जो है वो किया, उसको ट्रिब्यूट पेश किया। तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे फतवा फैक्ट्री जो है बड़ी कमाल की थी। इंतहा पसंदी दोनों तरफ बड़े उरूज पर है और सबसे बड़ी वजह यह है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, अपने तहजीब और अपने अखलाकियात से हम इतना दूर होते चले जा रहे हैं कि वहां पे देखें तो शाहरुख खान ने एक अच्छा जेस्चर पेश किया, एक बहुत अच्छी तस्वीर गई, बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन इंतहा पसंदी इतनी ज्यादा थी कि उसने उसको अपने आड़े ले लिया। और ज्यादातर जो मोदी के फॉलोअर हैं उन्होंने ये जो है, क्योंकि वो मुस्लिम के ऑलरेडी तो वो खिलाफ है ही, लेकिन उनको सिर्फ मौका चाहिए था और जब वो मौका मिलता है तो ऐसा मौका वो जाने नहीं दे। तो तासुब इसलिए भी है कि शाहरुख खान साहब एक ऐसा एक्टर है, एक ऐसा मुस्लिम एक्टर है कि जिसने हिंदुस्तान की फिल्मों पर राज किए और राज कर रहे हैं। तो यहां पे भी टेंशन पाई जा रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि मोदी सरकार के जो हामी हैं वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जहां पे वो मुसलमानों पे कीचड़ उछाले ना, वो जहां पे तासुब और अपना जो इजहार है तासुब का वो करे ना। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक है, दोनों तरफ ये चीजें होती हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब इस हरकत पर, जो कि वो हरकत कह रहे हैं, हमारे लिए तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था जो उन्होंने दुआ पढ़ के फूका, सो मुकदमा दर्ज किया जाए। सो बात सिर्फ वहां तक ही नहीं रही, अब थोड़ी आगे बढ़ गई है, जो कि बिहेवियर कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर इस तरह का तासुबाना बिहेवियर शो किया जाए तो मेरे ख्याल में कंडेम ही किया जा सकता, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि हिंदुस्तान में इंतहा हो गई है। मतलब शाहरुख को एक अरसे से टारगेट किया हुआ है और पिछले दिनों सलमान खान के बारे में भी सवाल उठाए गए, उससे पूछा गया एक प्रोग्राम में भी, एक इंटरव्यू वाले ने भी कि तुम्हारा मजहब क्या है बताओ, और उसने क्लियरली कहा कि भी मेरा बाप जो है वो मुसलमान है, मेरी माँ हिंदू है, और अपने उसने बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन लोग जो हैं उन्होंने उसको इतना क्रिटिसाइज किया। तो जितने मुस्लिम एक्टर्स हैं वो खासे मतलब ये कि परेशान है इस हवाले से। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताएंगे, हरमीत आप भी इस चीज से अग्री करेंगे, हमारे यहाँ पर डिजिटल मीडिया, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिजिटाइज होती जा रही हैं। इसी हवाले से यूट्यूब चैनल्स की हम बहुत ज्यादा भरमार देखें, स्पेशली पाकिस्तान को अगर देखें तो हर दूसरा तीसरा बंदा आपको यूट्यूब चैनल बनाता हुआ और फिर उस पर अपने एनालिसिस देता हुआ नजर आएगा, और बहुत सी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए सारिफीन तक पहुंच रही है और बहुत से सारिफीन इनको हकीकत मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के कॉमेडियन और गुलकार अली गुलपीर के साथ पेश आया, और उनके बारे में एक यूट्यूब चैनल ने खबर फैला दी कि जनाब वो इंतकाल कर गए हैं। तो उनका अब रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने तो खैर इसको थोड़ा सा मिला जुला रद्द अमल अपना दिया है, बट हमें इस चीज को भी कंडेम करना चाहिए कि आप किसी के इंतकाल की खबर बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के एम ही लोगों तक पहुंचाकर एक फस सा क्रिएट कर देते हैं। ये वही हैं साईं का। हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर इतनी तेजी से जिस तरह चीजों को फैला रहे हैं, जिस तरह अफवाहें फैला रहे हैं, एक यूट्यूबर तो है मेरे ख्याल में हरमीत हमें ब्रेक लेनी है, लोग उसके यहाँ पे हैरान। हाँ हरमीत हमें ब्रेक लेनी है। जी रऊफ साहब आपकी मर्जी है। यहाँ पे कहा गया हमें फौरन ब्रेक ले लें, तो हम ब्रेक लेते हैं। हाँ। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला अपने अगली स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले सेगमेंट्स के साथ। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा चीन 4 रोज़ा ये दौरा था, और इस दौरे के मौके पर ना सिर्फ उन्होंने वहाँ के सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की, बल्कि वहाँ इन्वेस्टर से भी मुलाकात की, CPEC को डिस्कस किया, जिसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तानी अवाम के लिए जो आई थी कि चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, और ज़राअत में नहीं बल्कि टेक्सटाइल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तासुर ये था कि चाइना पाकिस्तान से नाराज है। इस दौरे के बाद क्या ये नाराजगी दूर हुई है या नहीं हुई, और जो टारगेट्स पाकिस्तान अचीव करना चाहता था इस दौरे के बाद पाकिस्तान ने क्या वो टारगेट्स हासिल कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं या नहीं किए? जी इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब सीनियर एनालिस्ट तजज़ियाकार मौजूद हैं। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, ये जो तासुर एक बहुत से क्रिटिक्स की तरफ से आ रहा है
के जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि शौकत तरीन साहब जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें जो तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है वो हम चाइना से कहेंगे हमें दें। तो इस दौरे के जो एलामिया आए उसमें इसका तो कोई जिक्र नहीं है। ये और बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर में, जैसे रोमा ने अभी बताया, और बहुत सारे सेक्टर्स में इकनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है, गवादर की तरक्की की बात हो रही है। तो ये आपके ख्याल में इसको दौरे को फिर क्या एक कामयाब दौरा कहा जाए, जैसे कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, और जो उन्होंने पहले कहा था वो नहीं हुआ उस तरीके से? जी, पहले तो सबको सलाम। देखिए, पाकिस्तान और चीन में दो बुनियादी फर्क हैं, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। हम हैं ढंढोरा पीटने वाले। अब गलत लफ्ज़ है, लेकिन भांड का लफ्ज़ कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम देखते हैं बाज़ औक़ात हमारे हर हुकूमत में जो वज़ीर रहे हैं, मुशीर रहे हैं, उनका जो किरदार है, एक तो है कि ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, दूसरे है कि हम लोग जज्बाती बहुत हैं। और उसका मुजाहरा आपने देख लिया जो शौकत तरीन साहब ने किया। और चीनी जो है बहुत ही मोहतात लोग हैं, अपने ढंढोरा नहीं पीटते। कोई काम करना होता है खामोशी से अपना काम करते हैं। इसी वजह से आज वो इक्तिसादी लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। और ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। हम 2009 में चीन में थे, तो उस वक्त हमने वहाँ पे सुना, मैंने अखबार में नेट पे पढ़ा कि सदर जरदारी साहब ने कहा कि हम बहुत जल्द वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे। तो मुझे 2-3 चीनी दोस्त थे, उनके पीरे थे, तो उन्होंने कहा कि ये आप के रहनुमा किस किस्म के हैं? मैंने कहा क्या हुआ? कहते आप चोर को बता रहे हैं कि भाग जाओ, हम आपके पीछे आ रहे हैं। ये किस किस्म का ऑपरेशन है? क्या आप किसी को पकड़ पाएंगे इस तरह? तो ये उस वक्त से मेरे ज़हन में बात बैठी हुई है कि हम गैर जरूरी तौर, आपने देखा शेख रशीद साहब कैसे ढंढोरा पीटा करते थे कि ML1 प्रोजेक्ट जो है वो काम हो जाएगा, उस पर बड़ा जल्दी हमें कर्जा मिल जाएगा। सो ये मैं कंटेक्चुअलाइज कर रहा था। तो बात ये है कि जो 33 नुकाती डिक्लेरेशन या एलानिया जारी हुआ है, उसमें बहुत सारी मुस्बत बातें हैं, अदाद शुमार उसमें नहीं है। क्योंकि हमारा अपना ये ख्याल है कि अदाद शुमार का सिलसिला बाद में आएगा किसी और तरीके से, क्योंकि चीन के लिए पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। उन्होंने 70 दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अर्जेंटीना में कोई 25-26 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट अभी करने जा रहे हैं। दुनिया भर में उन्होंने जहां जहां मुमकिन था कोई 200 अरब 250 अरब डॉलर के करीब कम से कम वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं BRI के तहत। सो आपका सवाल था कि क्या ये दौरा कामयाब रहा या नाकाम रहा? तो कोई 5-7-8 लाइनों पे मुश्तमिल एक समरी आई थी, मुझे बीजिंग से हमारे किसी दोस्त ने भेजी। तो उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहेंगे, साथ उसका छोड़ेंगे, चाहे इक्तिसादी मुश्किलात हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल मुश्किलात हैं, उसमें हम इकट्ठे रहेंगे। और दुनिया भर में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें इश्तराकी अमल हमारा होगा, और जो दुनिया में बेइंसाफी बढ़ रही है उसके खिलाफ भी हम मुश्तरका तौर पे जदोजहद करेंगे। और CPEC के हवाले से हमने बात की, एग्जैक्टली वो बातें थी जो यहाँ पे 2 फरवरी को चीन के सफीर नोंगरोंग ने अपने एक इदारिये में एक मजमून उन्होंने लिखा था, मुख्तलिफ अखबारों में छपा। तो जो उन्होंने वो बातें कही थी वही बातें उस 33 नुकाती एलानिये में सामने आई हैं कि अभी हम हाई टेक की तरफ जाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अब जो कामयाबी नाकामी का दारोमदार है वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी पे या फैसला साजी पे है। जी हरमीत। अच्छा जी इम्तियाज गुल साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त जैसे कहा जा रहा है कि एक कामयाब दौरा है और बहुत सारी हुकूमती अरकान जो है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें इस दौरे को देखें और साथ साथ पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है, क्योंकि मगरबी दुनिया का भी एक दबाव है, अमेरिका का भी एक दबाव तो है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात रखे और चाइना के साथ भी मामला बरकरार रखे। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? ये कोई चैलेंज नहीं है जी। देखिए, जो मुल्क आपको अगर पैसे दे रहे हैं, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट पे आमादा है, तो आप उसको ठुकरा तो नहीं सकते। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही एक रुख इख्तियार किया है, सही दो टोक मौक़िफ़। वो ये है कि हम इकट्ठे हैं, हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इतनी ही इसी नौइयत की इन्वेस्टमेंट
अमेरिका अगर कर लेता पाकिस्तान में, तो आज अमेरिका के गुण गाने वाले मेरा ख्याल है 4 गुना बढ़ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए कि जो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सिम उसको कहते हैं, उसके 2-3 सरबराह पाकिस्तान आए, हमारी उनके साथ मुलाकातें भी हुई गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान। हर मरतबा वो कहते थे कि यार वी लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल के बावजूद एक धेला अमेरिका का यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उन्होंने हमें अपनी मार्केट दी कि आप जितनी भी सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए सस्ती हैं, हमारे लिए वो जरा मुबादला बन जाता है। उसके अलावा अमेरिका ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। लिहाजा ये तो वजीर आजम, मतलब इमरान खान की जगह कोई और भी वजीर आजम होता, उसको अगर वो इस मुल्क के वजीर आजम के तौर पे सोचेगा तो वो ये देखेगा कि मेरे मुल्क में पैसा कोई आ रहा है कि नहीं, और आया उससे जॉब्स यानी मुलाजमतें और पैदावारियत बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि जब तक पैदावारियत और जॉब्स नहीं बढ़ेंगी उस वक्त तो तरक्की भी नहीं हो सकती। अब चीन ने वादा किया है कि हम, और मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले से ये हमें आइडिया था, जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे की मंसूबाबंदी हो रही थी, कि चीन का अल्टीमेट जो हदफ है वो ये है कि वहां से काफी सारी इंडस्ट्री चीन से वो दूसरे इलाकों को मुंतकिल करे। पाकिस्तान भी उन इलाकों में से एक था क्योंकि समंदर के करीब है, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चीन अब तरक्की के उस मरहले पे पहुंच गया जहां वहां पे पैदावार महंगी हो रही है, वो हाईटेक की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा उनके लिए ये बहुत आसान है और फीजिबल भी है कि वो अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान जैसे इलाकों की तरफ मुंतकिल करें, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, जबकि लोकल इकोनॉमी जो है उसको भी उससे सहारा मिलेगा, यानी पैदावारियत बढ़ेगी और मुलाजमतें भी मुहैया होंगी मकामी लोगों को। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम माजी को देखें या कुछ अर्सा पहले की सिचुएशन देखें तो चाइना पाकिस्तान से नाराज़ था, ऐसा तासुर मिलता था, और चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी अपनी कम करती थी। अब जो 3 बड़ी चीनी कंपनियां आ रही हैं, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाएगा, टेक्सटाइल में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, आपको क्या लगता है ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी यकीन दहानी चाइना की तरफ से करवाई गई है, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आ चुकी हैं? अच्छा, इसमें एक्चुअली आपके पास मालूम नहीं वक्त कितना है। हुआ यह था कि जब MOU वगैरह साइन हुए थे CPEC के हवाले से, तो उसके फौरन बाद बहुत सारे यहाँ पे चूंकि हमारे पावर प्लांट्स लग रहे थे, बहुत सारे जी बहुत से पावर प्लांट्स लग रहे थे, जिसकी बात कर रहे हैं आप इम्तियाज। जैसे कह रहे हैं कि जिस वक्त MOU साइन हो रहे थे हमारे यहाँ बहुत से पावर प्लांट्स लग रहे थे, उसके साथ ये है कि गवादर के बारे में भी जैसे आ रहा है कि गवादर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होनी है चाइना की, वहाँ के लोगों की फलाह के लिए भी किया जाएगा, इंडस्ट्री कुछ काफ़ी सारी वहाँ पे शिफ्ट की जाएगी, उस इंडस्ट्री की भी बात हो रही है। और इम्तियाज गुल साहब जी आप फरमा रहे थे कुछ। जी मैं ये कह रहा था कि जो पहले 3-4 साल थे CPEC के, उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई चीन की तरफ से, कुछ $4.5 अरब के बराबर, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत सारे पावर प्लांट इंपोर्ट हो रहे थे। अब 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक कोई 1.8 या 9 अरब डॉलर के बराबर इन्वेस्टमेंट हुई है, और वो उसमें बजाय एक स्लो डाउन लग रहा था। लेकिन हमें ज़हन में रखना चाहिए कि उस वक्त हम पहले मरहले में मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी, मशीनरी बहुत महंगी होती है, ठीक है। ये तो हो गया कि जो इंपोर्ट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो सरकारी सतह पे इन्वेस्टमेंट हुई कि वो स्लो डाउन हुई, लेकिन एक्चुअली स्लो डाउन नहीं हुई, वो तो फिर कंप्लीट जब मशीनरी आ जाती है उसके बाद आपकी कंप्लीशन का पीरियड शुरू होता है। ये हुकूमत जब आई थी तो इन्होंने कहा था कि हमें रीप्रायोरिटाइज करना है। आपको पता है दुनिया भर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के खिलाफ इस वक्त मुहिम चल रही है। पाकिस्तान भी अब चाहता है कि कोयले से आप गैस पे मुंतकिल कर दें, और उस हवाले से चीन को राजी 2 साल लगे ये राजी करने में कि आप इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट न करें। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। और दूसरा जो कर्जों वाली आउटस्टैंडिंग कर्जों वाली बात थी, उस पर मेरी चीनी जराए से बात हुई। ये नहीं कि मैं कोई चीनियों के बहुत करीब हूँ ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बेस्ड ऑन जो हमारा जिस तरह हम चीनियों को जानते हैं, तो उनसे मैंने पूछा अभी जब वजीर आजम उधर ही थे चीन में, कि वो जो 700-800-900 अरब रुपए हमने देने हैं चीनी कंपनियों को जिन्होंने यहाँ पे 9 प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन उसका हम एक यूनिट भी नहीं पैदा कर पा रहे,
तो उन्होंने कहा कि देखें ब्रदर, ये एक बहुत टेक्निकल इशू है और ये हमारे ताल्लुकात की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अच्छा। यानी उन्होंने कहा कि सियासी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, माली मामलात। और बल्कि मुझे एक बात याद है, हमारे एक साबिक सफीर थे यहाँ पे चीन के, उन्होंने कहा था कि हमारे एक हजारों साल पुरानी ट्रेडिशन है और वो ये है कि अगर हमने अपने हमसाये से कर्जा लिया हो ना, तो हम उसके घर पे जाके जबरदस्ती उससे कर्जा वापस रिकवर नहीं करते हैं अगर वो इसकी पोजीशन में नहीं है। वो विल नॉट नॉक एट द डोर एंड कहेंगे कि अभी हमारे पैसे वापस करो। यही बात पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वो बड़े रिवायत पसंद लोग हैं और बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये कंक्लूजन हम इस तमाम गुफ्तगू से यही ड्रॉ कर सकते हैं कि मईशत के लिए भी और सी पैक के लिए भी ये दौरा इसको कामयाब तस्वर किया जा सकता है। सर, एंडिंग कमेंट। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो एक बड़ा अच्छा शुएब हाशमी ने किसी ज़माने में एक लाइन लिखी थी कि यारी लावे तोड़ने भावे, तो वो यारी लावे तोड़ने भावे वाली बात है कि चीन के बारे में यही कहा जा सकता है कि एक दफ़ा दोस्ती हो गई तो फिर दोस्ती हो गई और उसको सियासी तौर पे मुस्तहकम किया जाता रहेगा। माली मामलात में जो दुश्वारियाँ आएंगी उनको भी काउंटर कर लिया जाएगा। इम्तियाज गुल साहब की गुफ्तगू का यही मासल था, निचोड़ निकाल सकते हैं हम। हाँ, उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद ही करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस वक्त ये एलामिया जो है इनको कॉन्क्रीट शक्ल में हमारे सामने आएंगे तो उसमें बेहतरी की शक्ल होगी। अभी इजाजत चाहते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अम्र अयार जो कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर है, बचपन से हम सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं और मेरे ख्याल में बहुत सी जनरेशन्स हमारी ऐसी गुजरी हैं और अभी भी बहुत सी जनरेशन लाइक आजकल की हम जनरेशन भी देखें सो इसके बारे में जानती हैं, सुन सब ने रखा होता है। इस पर पाकिस्तान में एक एनिमेटेड मूवी बनाई गई है जिस पर काम जो था वो 2021 में स्टार्ट किया गया, अभी भी काम, बट अब ये 2023 में रिलीज की जाएगी। इसके जरिए जिन्होंने ये मूवी बनाई है वो एक मैसेज आजकल की नस्ल को भी देना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त काम है क्योंकि बहुत सी नॉवेल्स, बहुत सी कहानियां इस पर लिखी जा चुकी हैं, बट पहली एनिमेटेड मूवी है जो 2023 में रिलीज होगी। अच्छा जी, ये कहानी जो है ये बुनियादी तौर पे साहिब कुरान हजरत अमीर हमजा इसके सेंट्रल कैरेक्टर वहाँ से मुतासिर होकर उन्होंने कैरेक्टर बनाया हुआ है और जो पहला हिस्सा है उसका नाम ही दास्तान अमीर हमजा है। उसके बाद आगे का हिस्सा जो है उसको तिलिस्म होशरुबा का नाम दिया गया और तिलिस्म होशरुबा के इन दो कैरेक्टर्स में अमीर हमजा जो साहिब कुरान अमीर हमजा कहा जाता है, हमजा उसके कैरेक्टर हैं और दूसरे कैरेक्टर जो हैं वो कहते हैं हज़रत अम्र बिन अल आस से मुतासिर होकर अम्र यार, जिसको आम लोग उम्र यार पढ़ते हैं लेकिन ये अम्र यार है बुनियादी तौर पे। अम्र यार का कैरेक्टर जो है वो वहाँ से वो लिया गया। लंबी तवील दास्तान है, इसके बारे में कहा जाता है जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में इसको लिखा गया था पहली बार और ये कई हज़ार सफ़ात पे मुश्तमिल है। इतनी तवील दास्तान है जिसकी कोई हद नहीं। कहा जाता है कि चूँकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो उसकी तालीम का सिलसिला इस तरीके से होता था कि दास्तान अमीर हमजा की मुख्तलिफ पेंटिंग्स बना के हॉल्स में लटका दी जाती थी और उन पेंटिंग्स के सामने से गुजरते हुए वो दास्तान गो उसको सुनाया करते थे जिससे एक इल्म का ख़जाना उस तक मुंतकिल होता था। तो ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है जिस हवाले से ये फिल्म बन के सामने आई है। तो हम चलते हैं ज़रा इसके क्रिएटिव हेड। बिल्कुल, क्रिएटिव ऑडियो हेड इस वक्त शुएब अहमद हमें शो में ज्वाइन करें हैं। थैंक यू सो मच शुएब। शुएब बहुत मशहूर कैरेक्टर है, बचपन से सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, बहुत से नॉवेल्स, बहुत सी कहानियां इस पर लिखी जा चुकी हैं। एनिमेटेड मूवी ये पहली है, इसके पीछे आप लोगों का मकसद क्या था, प्लस आप लोग आजकल की जो जनरेशन है उसको इस एनिमेटेड मूवी के जरिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? जैसे अभी अब्दुल रऊफ भाई ने कहा कि इसके पीछे काफ़ी दास्तान है, कुछ 46 जिल्दें थीं जिसमें से तिलिस्म होशरुबा की 9 जिल्दें हैं और उसके अंदर जिस तरह से दास्तान फिर मुख्तलिफ राइटर्स ने उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए लिखा। तो ये लिटरेचर आज से कह लें कि 80-90 की दिहाई तक तो भी हमें छोटे छोटे से किताबचों की सूरत में मिलता था। लास्ट टाइम मैं कहूँगा बड़े पर्दे पर या टीवी स्क्रीन के ऊपर हमने ऐनक वाले जिन में इस कैरेक्टर को देखा, लेकिन एक जो हमने आइडिया कंसीव किया उस वक्त यही तय पाया कि इस कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं
वो मजाक भी करता है, वो शरारती भी है, वो स्पाई भी है, वो बहादुर भी है, लोगों की मदद करता है, जिसके लिए वो डिसेप्शन का चाहे टूल इस्तेमाल करे, और इसके साथ मुख्तलिफ और भी लोग थे। तो जो असल दास्तान है उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल के, आज की आपको पता है जैसे हमारे बच्चे वो भी टेलीविजन और ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो जो बेसिक नीयत थी वो ये कि रादर देन कि हम अपनी इन कहानियों को कहीं भूल जाएं, जो अमानत है हमारे पास, ख़जाना इन कहानियों का, उसको 3D की सूरत में, क्योंकि इसमें मैजिक है, फैंटेसी है, ये तमाम चीज़ें अगर हम एक शूट बेस्ड मूवी में बनाते तो शायद वो बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा दिल फरेब नहीं होती। तो लिहाजा उसको 3D के फॉर्मेट में इसलिए लाए गए हैं क्योंकि हमें कुछ, जैसे अभी जिक्र किया, कुछ माजी में भी लेकर जाना होगा लोगों को, अरब के सहरा हो या आज का जो जदीद दौर है, या फिर जो मैजिकल लैंड्स हैं वो 3D में पॉसिबल है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा शुएब साहब, अगर हम देखें स्टोरीज जिस तरह आप बता रहे हैं कि कहानियां वैसे बहुत ज्यादा है हमारे पास, और आप हिस्ट्री से भी अगर हम निकालें तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ऐसे में अगर आज देखें तो बहुत सारी दुनिया जो है उसमें एनिमेटेड फिल्में बहुत ज्यादा चल रही हैं, और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बड़ी लाइक की जाती हैं, लेकिन ना बनने की वजूहात क्या है? क्यों लोग इस तरफ नहीं आ रहे हैं? वजूहात क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो 3D का काम जो है वो एक आम कॉस्ट्यूम शूट से काफी ज्यादा महंगा है। पहली चीज लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा बजट कहां से लेकर आए। फिर उसके साथ साथ चूंकि अब हम 3D के अंदर देखते हैं कि 19-20 बिलियन डॉलर की एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो भी बहुत सारे कमर्शियल इंडीवर्स के साथ साथ ये बीड़ा इसलिए उठाया क्योंकि आप 3D के जरिए जो है ना अपने एक्सपेंसेस को भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट को तभी उठाया जब हमारे पास इसकी एक, आप कह लें कि कैपेबिलिटी मौजूद थी, फिर नियत थी, फिर ऑब्वियसली इस पूरी टीम का एक पैशन भी था कि 3D का जो मैजिक है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया है कि 3D पार्क बनेगा, वो इस्लामाबाद या कराची जहां भी उसकी डेस्टिनेशन हो। ये एक बहुत वाइब्रेंट इंडस्ट्री है। हमने अभी रिसेंटली देखा जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अब मेटावर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि हम वर्चुअल रियलिटी की जो गॉगल्स हैं उसके जरिए एक 3D दुनिया में रह रहे हो। तो हमने टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए 3D का इंतखाब इसलिए किया ताकि उसका एक फ्यूचर भी है और बच्चों को जाहिर है ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव पैकेज भी नजर आए। अच्छा शायद ये बताओ, कोई बाहर भी इसको रिलीज करेंगे आप लोग? जब इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो 3D में काम कर रहे हैं और इसको बाहर के मुल्कों में आप भेजेंगे, इंटरनेशनली करेंगे, रिलीज करेंगे, और क्या कोई ऐसा मुस्तकबिल में प्लान है कि जैसे हम इसको सिनेमा घरों में भी देख सकें इतने बड़े काम को? बिल्कुल, देखें इस वक्त अभी रिलीज से पहले ही तमाम ऑप्शंस हैं टेबल के ऊपर। हम लोग इसकी डेफिनेटली उर्दू के साथ साथ एक अरबी डब भी लेकर आएंगे और फिर एक इंग्लिश भी। ये 3 लेयर्स तो इसकी जरूर होंगी क्योंकि वो प्रोडक्शन के फेज में ही है। और हो सकता है कि हम पाकिस्तान, दुबई या फिर हो सकता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको रिलीज करें। पाकिस्तान के सिनेमाज की भी जीनत बनेगा, लेकिन आपको पता है कोविड के बाद से 150 स्क्रीन्स थी, कुछ मजीद कम हो गई हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन जो हमारी असल कोशिश है वो ये कि चाहे अंग्रेजी में, अरबी में, उर्दू में दुनिया की ग्लोबल ऑडियंस को जरूर पेश की जाएगी। तो सिनेमा घर या डिजिटल स्क्रीन्स, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन है जो हम बिल्कुल रिलीज के टाइम पर फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शुएब, इस हवाले से भी बताइएगा, जो एनिमेटेड मूवी है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, और इसके साथ साथ रिलीजिंग प्लेटफॉर्म्स तो आपने बता दिए, डिजिटल भी हो सकता है, सिनेमाज भी हो सकते हैं। अभी कोई मेरे ख्याल में फाइनल आप लोगों ने चीज नहीं की। बजटिंग जो आपने कहा एनिमेटेड मूवीज पर बहुत ज्यादा बजट आ जाता है, आपने इसके लिए कितना बजट जो था वो मख्तस किया था? FBR वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए, अभी से एक चीज बन रही है लेकिन इसका बजट है। हाँ। इसके काफी एक्सपेंसिव बजट्स हैं, उसको हम कहीं से अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। फिर स्पॉन्सरशिप के लिए भी ऑप्शंस हैं इस वक्त, चूंकि जैसे मैंने भी कहा ना कि हम इसको अगर ग्लोबली रिलीज करते हैं तो फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी एक लुक्रेटिव प्रोडक्ट होगी। 90 मिनट से लेकर 120 मिनट यानी 2 घंटे तक की एक मूवी, क्योंकि इसमें फैंटेसी है, मैजिक है, कुछ हमने पुरानी सेटिंग्स भी दिखाई है मेडिवल अरब की। तो इस पूरी मूवी के दौरान आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 2 घंटे कैसे गुजर गए। जो आपका सवाल था कि क्या ड्यूरेशन होगी, तो हमारा 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की इस ड्यूरेशन के अंदर हम चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा हंसाएं, उनको एक मेस्मराइजिंग मैजिकल एक्सपीरियंस मिले, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि फैमिली के तमाम अफराद के लिए, चाहे वो दादी हो, घर के बड़े हों, बच्चे हों, टीनेजर्स हों। एक फैमिली का यूनिक पैकेज होगा इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि टारगेट आपका हर एज ग्रुप है। वेरी नाइस जी हरनी जी। जी अच्छा शुएब, जो ड्यूरेशन की बात तो चल रही है, लेकिन अगर हम देखें बजट तो जाहिर बात है बताना भी मुनासिब नहीं है,
बहुत लगे होंगे। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट अगर जब पाकिस्तान में बनते हैं, आपने पहले से कहा कि बड़ा मुश्किल है, तो इस पर वक्त कितना लगा, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? देखें, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी खूबसूरत 3 दर्जन लोगों की टीम है जो कि अगर पूरा दिन काम करती है तो हमें इस मूवी का 5 to 10 सेकंड का एक आउटपुट जनरली 5 to 10 सेकंड की आउटपुट मिलता है जिस वक्त सारा दिन काम करते हैं लोग। वो ये मुझे भी मालूम है कि एनिमेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो शायद बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा 3D में काम जो है वो लंबा हो जाता है, उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है, आउटपुट बहुत थोड़ी सी आती है। तो उस हवाले से बताइए। ठीक है जी, शोएब के साथ दोबारा बात करते रहेंगे। अच्छा, हाँ। एक तो बात मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये कहानियां बेस्ड हैं बुनियादी तौर पे 2 बड़े कैरेक्टर्स हमारे हिस्ट्री में जो मौजूद हैं। हज़रत अम्र बिन अलास, जिनका अम्र यार, वो चूँकि हज़रत अम्र बिन अलास के बारे में कहा जाता है कि बहुत चालाक थे, बहुत समझदार थे, इसलिए उनको अय्यार का नाम मतलब दिया गया। तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको मतलब ये नाम दिया गया। और दूसरा अमीर हमजा। अच्छा, मैंने बहुत सी पढ़ी हुई है ये दास्तान। अच्छा। और हकीकत ये है कि सिलसिला दर सिलसिला ऐसे पेज दर पेज वाक़यात खुलते हैं, एक के बाद दूसरा मरहला सामने आता है, एक एडवेंचर के बाद दूसरा एडवेंचर होता है। उसको यही सवाल शोएब से फिर है कि शोएब, ये तो दास्तान बहुत तवील है, उसमें जब 90 मिनट आप करेंगे, अडेप्टेशन ज़ाहिर है उसमें होगी। और जैसे मैं देख रहा था कि ये कार के अंदर बैठ के भी बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ मॉडर्न दुनिया, कुछ पुरानी दुनिया, इसको अडेप्ट करके आपने इस तरीके से बनाया। तो राइटर कौन सा आपने लिया फिर अपने साथ, मतलब उसके लिए अडेप्ट करने के लिए? देखें, सबसे पहले तो इसकी ज़ाहिर एक रिसर्च की गई एक्सटेंसिवली, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई जुल्म हो जाए हमसे। दास्तान जो है जिसका आपने जिक्र किया, वहां से हमने बेसिकली ना रऊफ भाई एक कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिर्फ वो हासिल की हैं कि उसकी क्या क्या, उसके अंदर वैलर था, उसके अंदर एक तरह से डिसेप्शन कह लें, अयारी कह लें, मजाक कह लें, शरारती है, स्पाई है, वो तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया जिन्होंने फिर अपने प्लॉट्स शेयर किए। तो इसके कुछ तकरीबन 2 दर्जन के करीब ड्राफ्ट्स बने और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत, राइटर्स का भी नाम जो है वो बहुत जल्द, जैसे हम अनाउंसमेंट के करीब जाएंगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एक जरखेज जमीन है, हमें इन्हीं राइटर्स ने एक बहुत खूबसूरत फिक्शनल स्टोरी जो है वो ड्राफ्ट कर दी। और उसके बाद अच्छा, फिक्शन ड्राफ्ट करके का भी जरा कमेंट ले लेना। हाँ। हरमीत अपने कमेंट्स जी मैं वही रऊफ साहब ने जिस तरह फरमाया कि अब अगर स्टोरी को देखे, स्टोरी तो है बड़ी पुरानी, लेकिन उसमें जब नई चीजें आ रही हैं, जब ये गाड़ी जो बंदा देखता है तो वहां पे भी थोड़ी सी वो हो जाती है कि भैया हाँ, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का मुआवजा भी किया गया है शायद, लेकिन लग ऐसे रहा है कि कहानी में बड़ा वो जो उस तरह वो फिल्माया गया जिस एनिमेटेड तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही कामयाबी जो है, जाहिर बात है इस तरह फिल्मों की वैसे भी डिमांड है पाकिस्तान में। शोएब भाई आ चुके हैं तो उनसे ही जान लेते हैं। शोएब सर, ये जो रऊफ साहब फरमा रहे थे कि गाड़ी भी दिख रही है इसमें, तो पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, इसका मुआवजा कैसे किया गया, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टेड सी चीजें जो है वो आ रही है हमारे साथ विजुअल में। बिल्कुल, जितना अभी हमने टीजर रिलीज किया है, मैं प्लॉट को इस वक्त जो है वो ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आज की 2022 की दुनिया जो कि कोविड से निकल रही है, एक बहुत हमने एक ऐसा वक्त गुजारा जब हम घरों में मौजूद थे घर वालों के साथ, तो एक डीसोशलाइजिंग की बात की गई है। हर किसी के पास अपना फोन है, टैबलेट्स हैं और उसी के अंदर वो एंगेज रहते हैं। तो इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ लेयर्स हैं मैसेजेस की, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि आपको गाड़ी और जदीद दुनिया दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें टाइम ट्रैवल है, इसमें जमान और मकान के कैद से आजाद होकर जो हमने मैजिक दिखा सकते थे पुराने जमाने में, आज के जमाने में, और फिर एक ऐसे जमाने में भी कि जो कि वक्त की कैद से बिल्कुल आजाद है। तो एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा जिसको देखने वाले जो है वो आज की इस जदीद दुनिया के पर्सपेक्टिव से देख। बहुत मेहरबानी शोएब, थैंक यू वेरी मच। ये जो अमीर हमजा की दास्तान है, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो लोग पढ़ना चाहें उनको। सबसे खूबसूरत जो छापी है ये 4 वॉल्यूम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको छापा हुआ है, उसको ज़रूर आप पढ़ें। बहुत दिलचस्प कहानी है, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और उसकी वजह यह है कि इसमें ज़बान बहुत खूबसूरत है, उर्दू ज़बान बहुत कमाल खूबसूरत उर्दू ज़बान लिखी हुई है। उर्दू ज़बान आप पढ़ाते हुए खुद पढ़ के सुनाएं, और उसमें कुछ जो ऐसे हिस्से हैं उनको सेंसर कर लें, साथ में बात चीज़ें ऐसी आ जाती हैं
तो लेकिन ये है कि लेकिन पता होना चाहिए, जिस तरह से इनका भी मकसद ये है कि आजकल की जनरेशन इस कैरेक्टर के बारे में खासा कुछ नहीं जानती, सो मकसद ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। इसी मकसद के तहत खुद तो आप लोगों को शायद पता ही हो, बट बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफर ज़रूर करें और उनको ज़रूर ये जो स्टोरी है ये पढ़वाएं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपका खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, खवातीन की ब्यूटी पर बात करेंगे और अनवांटेड हेयर जो है वो किसी भी खातून की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और ख़वातीन, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं कि अपने अनवांटेड हेयर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, जिसके लिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स भी करवाने पड़ते हैं और वक्त निकाल कर अपने बिजी स्केड्यूल में से सैलॉन्स जाना पड़ता है। सो क्विक वे होना चाहिए जिससे आप क्विकली अपने गैर ज़रूरी बालों का खात्मा मुमकिन बना सकें और आपको स्किन भी जो है वो बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ मिल जाए। इसके लिए एनफ्रेंच जो है इज़ दी बेस्ट ऑप्शन इन अ वे। इसमें शामिल है मॉइस्चराइज़र शामिल है, इसमें शामिल है बेबी ऑयल। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे सो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बना देगा। इसके अलावा इसमें शामिल है गुलाबों की खुशबू, फ्लोरल फ्रेग्रेंस। मोस्टली आपने नोट किया होगा जब भी आप किसी हेयर रिमूविंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे सो जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी होती है और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। सो इसमें शामिल है गुलाबों की खुशबू जो कि आपको एक महकती हुई खुशबू देती है जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। और तकरीबन 3 से 6 मिनट के दौरान आप जब इसको यूज़ करेंगे सो आप अपनी बॉडी के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। इसके साथ साथ एनफ्रेंस जो है वो शामिल है, इसमें साशे में शामिल है और लोशन में शामिल है और इसके साथ साथ क्रीम में भी अवेलेबल है। सो जो भी ऑप्शन आपको सूट करती है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एनफ्रेंच आपके लिए ला रहा है कीमती नमाज जीतने का मौका। और इसके लिए आपने करना क्या है कि एनफ्रेंच के इनमें से पैक के साथ हमें एक 20 सेकंड्स की वीडियो आपने हमें व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें, जिसके बाद आप लकी ड्रॉ में शामिल होंगे और कीमती इनामात आपके मुंतजर हैं। नंबर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, 03069319 ये हमारा नंबर है। 20 सेकंड्स की वीडियो एनफ्रेंच के साथ आपने हमें व्हाट्सएप करनी है और उसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बनके बेशुमार कीमती इनामात हासिल कर सकते हैं। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 17th इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की, जिसका इनेकाद बहावलपुर में किया जाने वाला है और इसके लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। प्लस जीप रैली की अगर बात की जाए तो बहुत से शौकीन अफराद पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, जीप रैली को देखते हैं और इसके बारे में ऑब्वियसली एज वी ऑल नो हमारी जो मुल्क की सियाहत है उसको प्रमोट करने का भी एक ये जरिया है। आपको कभी इत्तेफाक हुआ है जीप रैली देखने का? मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, मुझे बिल्कुल इत्तेफाक हुआ है, मैंने देखा है। और जिस स्पीड के ऊपर चलती हैं, बल्कि उसको उस तरह रैली में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने जीपों के ऊपर सफ़र भी किया हुआ चोलिस्तान का। अच्छा। और बहुत लॉन्ग टाइम बैक, मतलब हम लोग जब WWF में काम करते थे तो हम एक दफ़ा वहाँ ठहरे थे चोलिस्तान में, जो मेहमान खाने हैं उनके अंदर वहाँ पे स्पेशल जीपें हमारे लिए अरेंज की गई थी। और बड़ी वो हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि रेतला इलाका होता है ना, तो उसके लिए ये होता है कि आपके टायरों की हवा थोड़ी सी कम की जाती है। अच्छा। टायरों की हवा उतनी नहीं रखी जाती, थोड़ा सा उसको फ्लैट किया जाता है। ठीक है। और फिर वो भागते हैं और जनाब रास्ते में, मैं तो अब मंजर नहीं भूल सकता, अल्लाह करे कि वो अभी तक वैसे ही हो। चोलिस्तान के अंदर भागते हुए हिरन की डारें साथ में नजर आई कई दफा। परिंदे ऐसी ऐसी इकसाम के जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो सारा कुछ मैंने देखा हुआ है। फिर कले जो हैं पुराने, उनके अंदर है कि, बल्कि एक मुझे याद है बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ कि एक हम गुजरते हुए एक कले के बिल्कुल खंडरात रह गए हुए थे और उसकी बुर्जियाँ जो है उनमें से सिर्फ एक बुर्जी बाकी थी। तो हरमीत ये हुआ कि वो ड्राइवर को हमने कहा कि यार ये हमने देखना है। तो वो कहने लगा नहीं जी यहाँ हमने नहीं जाना, रात का वक्त हो रहा है, यहाँ पे चुड़ैलें भूत वगैरह रहते हैं। तो हमने कहा यार फिर तो बस सही है, फिर तो हमें ज़रूर ही जाना है, तुम ऐसे करो हमें यही उतारो और कल सुबह हमें आके ले जाना। तो हम जनाब वहाँ उतर के चले गए। हमारे पास स्टोव वगैरह थे कैंपिंग के। बुर्जी के ऊपर जाके हम बैठ गए, सारी रात हमने खूब गुल गप्पड़ा मचाया और वो
खाते पीते रहे, गाने चुड़ैल गाते से कोई रहे। मुलाकात चुड़ैलें नहीं नहीं हुई आई। सर। मुलाकात नहीं हुई। सुबह हमने ड्राइवर से कहा, हमने कहा यार हम तो सारी रात इंतजार करते रहे, तो कहने लगा आप लोगों ने शोर इतना मचाया कि वो चली गई होंगी। अच्छा, उसका भी एक्सक्यूज था उसके पास। वेरी नाइस। एनीवेज, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। हम जिस तरह से रऊफ साहब स्टार्ट में भी हम शो के स्टार्ट से भी बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने ये चीज़ डिस्कस की और माहिरीन भी ये बात कह रहे हैं कि कोविड से बचाव के लिए या अगर आपको कोरोना हो जाए उसकी इंटेंसिटी शिद्दत से बचने का एक तरीका ये है कि आप खुद को लाजमी तौर पर वैक्सीनेट करवाएं। दोनों डोजेज लग चुकी हैं तो आप बूस्टर डोज की तरफ आएँ। कराची के अगर हम शहरियों को देखें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन, खुद को वैक्सीनेट करवाने का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक तो ये कहा जा रहा है जो वैक्सीनेशन के लिए अमला हुकूमत ने रखा था उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। कुछ नेचुरली डर और खौफ जो है वो कराची के शहरियों में कम होता दिखाई दे रहा है। बट इसकी एक्चुअल रीजंस क्या है, इस वक्त समाजी कारकुन सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले ये जो कराची के शहरियों में हम वैक्सीनेशन ना लगवाने का एक रुझान देख रहे हैं, इसकी वजह आपके नजदीक क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में इसकी दोबारा से भरपूर कैंपेन की जरूरत है और जिस तरह से पहले ड्राइव थ्रू और दीगर चीजें चल रही थी जिसके अंदर चाहे वो कोरंगी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और राशिद लतीफ, चाहे पंजाब ग्राउंड हो, चाहे सऊदाबाद क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड हो, उसके अंदर जेडीसी जिस तरह गवर्नमेंट के साथ मिलके बड़े बड़े ड्राइव थ्रू मतलब एक साथ हजारों लोग आके वैक्सीन लगवाएं, उसकी कैंपेन की जा रही थी जेडीसी के सोशल मीडिया पेजेस से, तो लोग आ रहे थे। और आज भी इस वक्त भी पाकिस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर हम लाखों लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कराची में कर रहे हैं, स्कर्दू में कर रहे हैं, बदीन में कर रहे हैं। हम तो अपने तौर पर अपना काम कर रहे हैं। अब हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज और जो भी उनके तरीक़ेकार हैं, जिस तरह लोगों को, अब वो क्या तरीका ऐसा है जिससे लोगों को पाबंद किया जाए, उनको 100% इस चीज की तरफ लाया जाए। देखें, सिर्फ जहाज पे सफर करने पे पाबंदी सही है तो हर बंदा थोड़ा जहाज पे सफर कर रहा है, तो अब वो जो भी चीज है उसके कुछ इनको सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे जिससे लोग इस तरफ आए और फौरन इससे वैक्सीन लगवा के इस वबा से अपनी जान छुड़वाएं। ये बताइए कि बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर जो कराची के हैं वहाँ पे मुलाजमीन को तनख्वाह ना देने, अमले को तनख्वाह ना देने के मामला आ रहे हैं, जिसके बारे में वैक्सीन का ये अमल जो है वैक्सीनेशन का वो मुतासर हो रहा है। इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है? मेरे पास में जो लड़के काम कर रहे थे उनकी बहुत बड़ी टीम आई थी और वो कह रहे थे हमें तकरीबन 4 महीने या 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और हमारे नाम पे पैसे किसी ने लेके खा लिए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुझे रिटर्न में सारी चीजें दें ताकि फिर मैं जाके बात करूं, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगियां दाव पे लगा के 24 घंटे बैठे हुए हैं इस वबा के। आपको तो नहीं मालूम जो शख्स आ रहा है वैक्सीनेशन कराने, जिसका आप डाटा एंट्री कर रहे हो, जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो खुद कहीं किसी इसका शिकार तो नहीं है। तो आप तो हमारे हीरो। मैंने कहा आप मुझे डिटेल्स दें, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा कि किस किस से बात की जा सकती है इस चीज के ऊपर। ऐसे में बैठ के आपके साथ एक वीडियो बना दूं, मैंने कहा असल बात क्या पहले मुझे मालूम होनी चाहिए। लेकिन बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो इस केस में, जिस तरह पोलियो के लिए काम होता है, हर वर्कर को तनख्वाह दी जाती है, उसका एक डेजिग्नेशन होता है, उनके दफातर होते हैं हर डीएचओ में, उसी तरह इस टीम के लिए भी काम होना चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें लाहौर की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद की बात करें या दीगर शहरों की बात करें, लेकिन जब खबरें कराची से निकलती हैं तो आवाम से जब पूछा जाता है तो उनकी जो राय होती है वो वैक्सीन के हवाले से कुछ ठीक नहीं होती है। आपकी ज़्यादा मुलाकातें लोगों के साथ होती है, आप ज़्यादा आप जाते हैं लोगों के साथ, जो फलाई कामों में आप ज़्यादा बिजी होते हैं, तो वजूहात क्या है, लोगों का क्या कहना है? अगर सेंटर बने भी हैं तो कई लोग जाके वैक्सीनेशन जो है वो नहीं कराते। ये प्रॉब्लम हमने देखी है, बल्कि खबरों में भी, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी चीज़ें नोट हुई हैं। देखें आवाम कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आवाम के पास तो खाने के पैसे नहीं है। आप पेट्रोल के पैसे बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए आप एक लीटर में बढ़ा रहे हैं एक साथ। आवाम के पास देने को घर का रेंट नहीं है, आवाम के पास खाने की रोटी नहीं है। आपने 300 रुपए वाला आटे का बोरा 850 कर दिया है। आवाम कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आवाम तो बेचारी कह रही है हमें रोजगार कमाना है, आप हमें 15 इंजेक्शन लगा दो भाई, 15 टीके लगा दो, जो करना है हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार हासिल करना है। ठीक है, आवाम किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है भाई। अच्छा, बात आपसे इस हवाले से भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में गैर संजीदगी का एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, लोगों को संजीदगी की तरफ लाने के लिए, उनके रवैये को संजीदा करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं?
देखें जेडीसी हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। यहां से लेकर स्कर्दू तक वैक्सीनेशन के नाम पर जो बड़े इदारे काम कर रहे हैं, जेडीसी तकरीबन सबके साथ मिली हुई है। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम के साथ लाखों लोगों को फ्री वैक्सीन लगा रही है जेडीसी। आप बदीन में देख लें, आप कराची में देख लें, आप स्कर्दू में देख लें, उन जगहों पे जहां पर एक आम आदमी नहीं जा सकता पहाड़ों पर, वहां के डीसी, वहां के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उन सबके साथ मिलकर कर रहे हैं। हम तो लाखों लोगों को गलियों में, रोडों, इस वक्त हमारी बड़ी वाली एम्बुलेंसेस 10 से 15 एम्बुलेंसेस डीसी ईस्ट के साथ काम कर रही हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। हम तो कर रहे हैं, हम तो आप यकीन जाने, हम तो पोलियो में भी मदद फराम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी भी तरीके से लोगों की जान छुड़ाई जाए इन बीमारियों से, और जितना लोगों का फायदा हो सकता है उसमें हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि ये फरमा रहे थे कि अवाम का कोई कसूर नहीं है, अवाम तो बेचारे जो है वो पहले ही पिसे हुए हैं, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। उनकी अवेयरनेस के लिए क्या है, हुकूमत का लाएमल क्या है? मैं ख्याल में ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि हुकूमत क्या लाएमल अख्तियार करे जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके दोबारा वैक्सीनेशन की तरफ। बिल्कुल देखें कोई ना कोई, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को तंग करने से बेहतर है लोगों को कोई ऐसी ऑफर कर दी जाए कि जिनकी पूरी फैमिली ने वैक्सीन लगवा ली होगी, उनकी यूटिलिटी बिल्स में बिलफर्ज 1000 रुपए का डिस्काउंट है या 500 रुपए का डिस्काउंट है, या अगर आप ये दिखाएंगे तो उसमें ये बेनिफिट है। कोई बेनिफिट आप भाई गरीब लोगों को 10 किलो का आटे का बोरा दे देंगे एक गिफ्ट। इस वक्त तो आटे का बोरा ऐसा कर दिया क्या सोना चांदी होगा। तो भाई लोगों के लिए कोई बेनिफिट का ऐलान कर दो, हुकूमत के लिए क्या मसला है? ठीक है, कोई छोटी मोटी एड थोड़ी आ रही पूरी दुनिया से। भाई कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा ले लें जिसमें गरीबों को सपोर्ट करते हैं, लोग लगवा लेंगे। वैसे लोग लगवा तो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक बहुत तेजी चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी कैंपेन हुकूमत को डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक जी हरमीत। अच्छा सर, जो हमने देखा कोरोना की जो सिचुएशन थी उसमें हमने आपके इदारे को भी देखा, दीगर इदारों ने, फलाई इदारों ने बड़ा काम किया। अब आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है बिल्कुल वो आवाम की नहीं है, हुकूमत की तो बनती जिम्मेदारी है, लेकिन बकौल एक जिम्मेदार शहरी एक आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। ऐसे में अगर हालात उस अला ना करें, दोबारा उस तरफ जाए, तो क्या सिचुएशन देखते हैं आप? किस किस्म के हालात फिर दोबारा अगर गंभीर की तरफ जाते हैं जिस तरह गए थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की नहीं तो हुकूमत की, कौन जिम्मेदार होगा फिर इस चीज का? देखें एनसीओसी, जब पूरा सिस्टम एनसीओसी की मर्जी से चल रहा है, किस रेस्टोरेंट में कितने लोग बैठेंगे, किस शादी हॉल में कितने लोग बैठेंगे, कितने दिन स्कूल खुलेंगे, कितने दिन स्कूल बंद होंगे, तो जब आप सारी चीजें बंद कर रहे हो तो आप ही तो बताओगे कि वो कौन सी रिलीफ की चीजें हैं जो लोगों को दी जाएंगी। आपने बोला कि भाई कोविड लॉकडाउन लग रहा है, सब घर के अंदर बैठ जाए, आज के बाद कोई मजदूर बाहर नहीं निकलेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला बाहर नहीं निकलेगा, कोई टीचर नहीं निकलेगा, कोई आईटी इंजीनियर नहीं निकलेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर का किराया हम देंगे, हम तुम्हारे घर में राशन देंगे, हम तुम्हारे बच्चों की फीसें देंगे। बच्चा एक दिन भी स्कूल ना जाए, स्कूल वालों ने फीसें ली, आपने वो भी माफ नहीं कराई। वैन वाले ने फीसें ली, आपने वो भी माफ नहीं कराई। आपने घरों के मालिक मकान जो किराया मांग रहे थे उसमें कुछ रिलीफ दे देते। तो भाई अब इस तरफ तो सोचें आप। सही है, आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, जो लोग जिम्मेदारान है, अफसरान है, लेकिन अवाम वो जो कमाते हैं पूरे महीने में खत्म हो जाता है, वो उनके पास कुछ नहीं बचता। अब वो सूबा हो या वफाक हो, जिम्मेदारी आप ही लोगों की है भाई। अवाम को क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जफर अब्बास जाफरी हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है, ये बातें कर रहे थे कि ये सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, जिम्मेदारी दोनों की ही बनती है अवाम के बारे में सोचना। एनसीओसी के बारे में भी पूरा मतलब उनकी बात है कि पूरा इदारा काम कर रहा है, लेकिन ये है कि जो वफाकी हुकूमत है खासतौर पर उस हवाले से कोई तरजीहात तय होनी चाहिए। अगर लोग जो हैं वो उनका रुझान कम हो रहा है, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, अगर हम लाहौर में देखेंगे, बाकी शहरों में देखेंगे, वहाँ पे भी लोगों का वैक्सीनेशन की तरफ रुझान कम हुआ है। लाहौर में एक्सपो सेंटर तो तकरीबन बंद ही हो गया, उसकी बजाय मतलब छोटे छोटे सेंटर जो हैं वहाँ चल रहे हैं। बूस्टर डोज लगवाने का रुझान भी नहीं है, हालांकि कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ायदेमंद होगी। एक वक्त था जिस वक्त कराची की बात अगर हो रही है तो कराची में 45% तक पॉजिटिविटी का रेट चला गया हुआ था, उसके बावजूद लोग उस तरफ माइल नहीं हो रहे थे। बाजारों की तस्वीरें हम देख रहे थे, हरमीत हमने देखा बगैर निकाब के लोग फिर रहे हैं, समाजी फासला नहीं है, खानों पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, गले मिल रहे हैं तमाम वो कराची में। बाकी मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो अब मसला ये है कि मेरे ख्याल में एक तो अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें एनसीओसी की जानिब से जो हिदायत जारी की जाती हैं उस पर ये सिर्फ रिटन फॉर्म में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें तो बताई जाती हैं, लेकिन उस पर अमली तौर पर कोई अमल दरामद नहीं होता। अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट अगर गाड़ी में आप बैठते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो किस तरह सवारियों को बिठाया होता है। ऐसे में रेस्टोरेंट के हवाले से अगर चीज़ें आती हैं तो रेस्टोरेंट में आप जाएँ, जिम जाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं अमली तौर पर उस पर काम नहीं होगा तो रोकेंगे की
कैसी चीज है। जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत को निभानी है। जिस तरह सख्ती की गई थी, हम ये नहीं चाहते कि लोग घरों तक महदूद हो जाए, लेकिन हुकूमत को कहीं ना कहीं जगहों पे काम, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की जरूर है, ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आवाम की जिम्मेदारी है अपने आप को वैक्सीनेट कराना। आपसे कौन सा पैसा रुपया लगता है, एक लाइन में खड़ा होना, तब तो लाइन भी नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, आप जाए वहां पे वैक्सीनेट होके निकल जाए। ज्यादा अपनी जिंदगी बचानी तो 10 मिनट आधा घंटा अपने आप को देना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तूफान आ जाएगा। जिम्मेदारी हमारी भी है, हम पूरे शहरों की है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लेकिन साथ साथ में जो एनसीओसी जो अहकामात जारी करती है उस पर अमली तौर पर कोई काम होना चाहिए। ऐसे नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और प्रेस रिलीज हो गए और किस्सा खत्म हो गया, जान छुड़ा दी। बिल्कुल ठीक आपने बात की है, और साथ ही साथ अवाम की तरफ से संजीदगी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बट एनसीओसी के अहकामात या जो भी वैक्सीनेशन के हवाले से जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन अगर अवाम नहीं कर रहे, खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, हुकूमत को इस हवाले से मैदान में आना चाहिए। और मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ सख्तियाँ करनी चाहिए। होता क्या है, हुकूमत कह देती है आप फलां जगह नहीं जा सकते, आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपकी एंट्री मुमकिन है, बट लोगों ने उसका भी कोई ना कोई वे आउट निकाल लिया। लाइक वो जाली सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। सो हुकूमत को सख्ती भी करवानी है, और जो इस तरह के अनासर पर काम करते हैं, जो जाली सर्टिफिकेट्स बनवा कर देते हैं, मेरे ख्याल में इस पर भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाए। हाँ वो बात सही है। मतलब यह है कि आप रेस्टोरेंट्स में होता है कि रेस्टोरेंट में आपको बगैर सर्टिफिकेट के आने की इजाजत नहीं होगी, मतलब चेक ही कोई नहीं करता। चेक नहीं कोई करता है। बड़े बड़े मॉल्स हैं, कल गेट में पे खड़ा एक गार्ड कहता है कि जी मतलब आपने वैक्सीनेट करवाया है, वो बंदा कहता है करवाया है, वो कहता है अच्छा, मतलब कोई वो चेक करने का इंतजाम नहीं है मौजूद। सेम आया था कि जी पेट्रोल नहीं देंगे, कौन से पेट्रोल पंप पे कभी हमने देखा हो कि पेट्रोल पंप पे मतलब कोई रुकावट आई हो। शादी हॉल्स हों, बड़े बड़े मजमे हों, अवाम तो क्या मतलब ख़ास जो हैं वो ख्याल नहीं करते। हमने जितने पॉलिटिकल जलसे देखे हैं इन दिनों में, उन जलसों में इन दिनों तो पॉलिटिकल जलसे ज़्यादा बड़े हुए हैं, चाहे पीडीएम का हो, चाहे नून लीग का हो, अभी तहरीक-ए-इंसाफ भी शुरू करने जा रही है, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि हमें कोई नज़र नहीं आएगा कोई एसओपी का ख्याल करते हुए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब ये है कि आवाम को ये बावर कराना कि ये वबा अभी टली नहीं है, गई नहीं है, इसमें मौजूद रहना है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कितना अरसा इससे हमारे साथ रहना है। कोई ना कोई नया वेरिएंट हर कुछ हफ्ते बाद आ जाता है। अभी कोरोना ख़त्म होता है तो ओमिक्रॉन आ जाता है, ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट अभी पता चल रहा है कि जी मतलब वो बाज़ मुल्कों में उसकी शक्ल निकल रही है। तो ये इससे चलना है। इसका हल वाहिद यही है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, अपने बूस्टर डोज लगवाएं। और जैसे हमारे पास ये आ रहा था कि कराची में वैसे तो 45.4% आबादी ने वैक्सीनेशन करवाई है, लेकिन बूस्टर डोज सिर्फ 1.21% ने करवाई है, इतनी कम है मतलब। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में बूस्टर डोज के भी हवाले से कुछ ना कुछ अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि शायद हमारी पहली वैक्सीनेशन कुछ 6 महीने होंगे तब करवानी है। लोगों के बारे में लोगों को इस हवाले से कंफ्यूजन बहुत है, या सिर्फ बूस्टर उन्होंने लगवानी है जिन्होंने सिर्फ ट्रेवल करना है। सो मेरे ख्याल में इस हवाले से भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जिनका हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकती है, और इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है अवाम की अवेयरनेस के लिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करके बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम बॉडी बिल्डिंग को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा रऊफ साहब मुश्किल काम है, औखा काम है। इसमें आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत से हैवी वेट्स आपने उठाने होते हैं जो कि मैंडेटरी हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, और साथ ही साथ अपनी डाइट का लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब लाहौर में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हुए सेकंड पोजीशन जिसने हासिल की जनाब वो लाहौर के ट्रैफिक वार्डन है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। सो आज हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो जो ट्रैफिक वार्डन्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, इनकी फ़िटनेस को लेकर बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे आया कि मतलब फ़िट भी रहना है, बॉडी बिल्डिंग भी करनी है? सो ये शौक़ कब पैदा हुआ और इसके लिए फिर आपने क्या क्या जतन बेयर किए, झेले? जी थैंक यू मैडम, मैं असल में एक्सरसाइज तो काफ़ी स्टूडेंट लाइफ से कर रहा था फिट रहने के लिए। आपको पता है जो टीनेजर लड़के होते हैं शौक होता है कि जी कोई मसल वगैरह बने हों, फिट हों, ठीक है, तो अच्छा ज़रा लगे, ड्रेसिंग उनको अच्छी लगे। फिर ये मैंने ज्वाइन कर लिया ट्रैफिक वार्डन फोर्स को।
तो साथ साथ वो मेरा शौक था, उसको मैंने कैरी ऑन रखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो करते करते मसल डेवलप होना शुरू हो गए। मुझे लगा कि यार मुझे प्रोफेशनली तौर के ऊपर भी इसको एज ए प्रोफेशन के तौर पर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने एज ए प्रोफेशनली इसके अप्लाई किया और इसकी तैयारी करके फिर मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट। अच्छा, ये अमूमन बहुत मेहनत वाला काम है। जी सर। जैसे रोमा ने भी अभी शुरू में थोड़ी देर पहले बताया था। बात ये है कि आपकी अपनी ड्यूटी भी 8-10 घंटे की होती है, तो इतना टाइम कैसे निकल आता है कि फिर मतलब जाके आप बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज भी करें, अपनी डाइट का भी खास ख्याल आपने रखना है, ये सारा मैनेज हो जाता है? सर मैनेज अगर आप करेंगे तो फिर होगा, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। उसी लिहाज से फिर मैंने मैनेज किया। जब आपने कुछ सर मंजिल अचीव करनी हो तो उसके लिए फिर आपको ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सही है। एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है जी। हरमीत, ये हमारे हरमीत को भी बहुत शौक है बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा, नहीं वैसे थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं, लेकिन पाजी ने बहुत ज्यादा बॉडी बनाई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पुलिस का जिक्र जैसे रोमन ने किया, तो अब आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, बड़े कमाल की अपनी बॉडी बनाई है, तो ऐसे में क्या इरादा है कि अपने उन भाइयों को भी थोड़ा सा ट्रेन किया जाए जो फिटनेस के हवाले से बड़े कमज़ोर हैं, मतलब नहीं जाते फिटनेस की तरफ? जी जी सर, बिल्कुल। CTO साहब ने इसके लिए मुझे एज ए जिम इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया है, ताकि जो लड़के फिट नहीं है, तूंद बाहर निकली हुई है, मोटे हो गए हैं, उनको फिट किया जा सके। वो हमने कहा ना, जैसे हम शुरू में आपस में बात कर रहे थे, हमने कहा जब पुलिस का तो सब बड़ा मुश्किल टास्क दिए है सर आपको वैसे। जी सर, है तो मुश्किल ही, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी भाई आएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि वो भी मुझसे फायदा उठाएं। नहीं, लोग आपके पास आएंगे, आप खुद क्यों नहीं लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई मैंडेटरी नहीं है क्या पुलिस वालों के लिए मतलब होना चाहिए ये कि हम देखें ना, मैं अभी बात नामुकम्मल रह गई मेरी, मैं कहने लगा था कि पुलिस का जब तस्वुर आता है ना, तो वेट और पेट, ये दो चीज़ें तो लाजमी साथ में हमारे जहन में आती हैं कि ये दो चीज़ें होंगी। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? सर देखिए ना, मैं तो जो मेरे पास जिम में आ सकता है, जो जहाँ तक मेरी रसाई है, उनको तो मैं ट्रेन करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मैंने अपने तौर पे ना एक अपना चैनल बनाया हुआ है। अच्छा। तो कि किसी बंदे को जरूरत हो, घर पे रह के भी मैंने उसमें ना डेमो के साथ एक्सरसाइज बताई है। ठीक है। ताकि बगैर किसी इक्विपमेंट के आप कोई बहाना नहीं तलाश कर सकते कि यार मैं जिम नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है या टाइम नहीं है। तो बड़ी इजी एक्सरसाइज हैं, आप अपने वेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहां से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा वसीम, आप अपने बारे में बताएं ना, ये मुकाबला तो आपने जीत लिया, ऑब्वियसली आपके शायद माइंड में नहीं होगा कि कभी कोई मुकाबला और वो इस तरह से आप उसमें दूसरी पोजीशन हासिल कर लेंगे, बट इसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल की होगी। किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखा, क्या क्या आप खाते थे, क्या क्या अवॉइड करते थे, फिर किस तरह के हैवी वेट्स आपने उठाए, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी की, ज़रा उस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त सुनना पसंद करेंगे। मैडम, कोई भी अचीवमेंट है वो ये नहीं हो जाता कि आप सुबह उठें तो आपने अचीव कर लिया। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर ही आप वो कोई अपनी डेस्टिनेशन है उसको अचीव कर पाते हैं। तो काफ़ी देर से एक्सरसाइज तो मैं कर रहा था, लेकिन इसके लिए साथ जो डाइट है वो आपके गोल के मुताबिक आपने सेट करनी होती है। अगर लीन बॉडी रखनी है तो वैसी डाइट होगी, अगर मसल गेन करने हैं फिर उस तरह की डाइट होगी, कंपटीशन में जाना है तो फिर कंपटीशन की डाइट होगी। अच्छा, तो कंपटीशन में आपने किस डाइट का इस्तेमाल किया? मैं तो मैडम बॉयल चिकन यूज करता था। बॉयल चिकन, बॉयल राइस हो गए, ये दो चीजें मैं यूज करता था। मसाले के बगैर? जी जी बिल्कुल बॉयल। और घी के बगैर? बिल्कुल बॉयल। अच्छा, मसाले के बगैर क्यों? चलिए घी की तो समझ आती है ना, मसाला क्या करता है? मैडम असल में जो साल्ट है ना, नमक, वो बॉडी के अंदर वाटर रिटेन कर देता है। अच्छा, ठीक है। और जो मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं उनसे आपको ना फिर भूख नहीं लगती। ठीक है। वो आपके स्टमक को स्टक कर देते हैं। तो आपने जब हाई कैलोरीज के ऊपर है तो फिर आपने डाइट ज्यादा कंज्यूम करनी है। ठीक है। हाई जब वो मसाले होंगे तो फिर डाइट डाइजेस्ट नहीं होगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगी, तो आप उतनी जो अपनी कैलोरीज की मकदार है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो जितना आप बॉइल्ड होंगे, नेचुरल फॉर्म पे होगे ना, वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और आप नया मील लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वेरी नाइस। जी हरमीत। अच्छा वैसे पाजी अगर हम देखें तो ड्यूटी बड़ी टफ है वार्डन की, पुलिस की वैसे हर एक ड्यूटी बड़ी टफ होती है, इससे नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से फिर कवानीन कुछ डिफरेंट है। तो ऐसे में कभी दिल किया है कि यार बहुत हो गया यार, थोड़े से सुस्ती हो जाए तो आप नहीं यार नहीं खेल सकता हूँ, कभी ऐसा मन करता है? कभी तो थक जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, जिम भी बहुत मुश्किल काम है ना, पूरी दिहाड़ी लगानी पड़ती है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जब आपका ना शौक हो ना किसी चीज़ में तो फिर आपको वो बर्डन फील नहीं होता, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। बल्कि मैं तो जब थका होता हूँ ज़्यादा
जिम में जाता हूँ तो थकावट उतर जाती है, मैं फ्रेश फील करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी। और वैसे आपका जिम कितनी देर का होता है तकरीबन? तकरीबन सर 55 to 60 मिनट का। अच्छा 1 घंटा बस? जी सर, इतना काफी है? जी इतना काफी अच्छा है। डेली प्रैक्टिस आप इस हवाले से करते जी, हैं डेली, weights वगैरह? हाँ जी। अच्छा, ये मुकाबला तो आपने जीत लिया, इसके अलावा भी आपने अब कोई टारगेट सेट किया कि अच्छा यहाँ तक तो पहुंच गए, इसके बाद अब यहाँ तक जाना है, जी या भी इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं सोचा? और अगर सोचा तो वो क्या चीज है? ये भी मेरी कोशिश होगी कि मैं मिस्टर पंजाब के लिए जाऊं या मिस्टर लाहौर को एटलीस्ट विन तो करूं ना। इस दफा तो रनर अप रहा हूं, अगली दफा विन करूं या मैं मिस्टर पंजाब के लिए जाऊं। ठीक है। उसके लिए भी पूरा साल में अब तैयारी स्टार्ट कर दी है, तैयारी करूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह पाक की ज्यादा रिवार्ड देने वाली है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी तैयारी आपकी इसी तरह होगी 1 घंटा, या उसमें बढ़ा देंगे? और दूसरी बात ये कि ये जो बॉयल्ड डाइट है ये मुस्तकिल चलती है आपकी, या इसमें कोई कभी कोई नागा भी आ जाता है, कोई दिन भी होता है? सर आप बॉडी को जिस तरह की डाइट देंगे ना वैसा ही परफॉर्म करेगी। अगर मैं इसमें जंक फूड ऐड कर दूंगा, मिर्च मसाला ऐड कर दूंगा, तो फिर बॉडी के ऊपर ना फैट आ जाएगी, मैं मोटा होना शुरू हो जाऊंगा। जिस तरह आपने आम लोगों को देखा होगा। ठीक है। जितनी मैं अपनी डाइट को अच्छा रखूंगा वो उतना ही बॉडी मेरी अच्छी मेंटेन रहेगी और जो लुक है वो भी बेहतर रहेगी। ठीक है। और पंजाब के लिए जब आप जाएंगे, आप वैसे तो पाजी, हाँ हरमीत, हाँ वैसे पाजी, वैसे मतलब जाहिर बात है कि कभी कभार दिल तो कर लेता है ना कि यार थोड़ा सा अच्छा खा लें, क्योंकि वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में या हम साफी हों तो हमें वैसे ज्यादा शौक होता है अच्छे खानों का, तो कभी दिल करता है। और ये भी बताइएगा कि पाजी थोड़ा सा, अभी तो आप 50 मिनट्स दे रहे, लेकिन शुरुआत में कितना टाइम देते थे, क्योंकि मसल्स आपने काफी माशाल्लाह बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। सर चीट मील इसमें ना एक वो यूज की जाती है प्रोफेशनल लैंग्वेज, चीट मील। तो हफ्ते में या आप पहले 15 दिन बाद आप एक आधा खाना खा लें चीट का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो जितनी फैट आती है बॉडी उतनी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उससे कोई मसला नहीं। मतलब ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना उन चीजों को। अच्छा अच्छा, चीट डे होना चाहिए। हाँ, कोई cheat हफ्ते day होता बाद है। या जी जी 15 दिन बाद, रोज नहीं होना चाहिए। नहीं रोज नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा बंदा डाइट करे तो 1 दिन डाइट करेगा, 6 दिन हफ्ते में चीट डे होगा। बट एनीवेज, अच्छा आप यहाँ पर ये बताएं कि आपने इतना मतलब बड़ा कारनामा किया, आपके डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको किस तरह से अप्रिशिएट किया? मुझे सीडीओ साहब ने अपने पास बुलाया, कैश रिवार्ड्स दिया, मेरी बड़ी अच्छी हौसला अफजाई की और एज ए जिम इंस्ट्रक्टर मुझे लगा दिया, ताकि जो टाइम मैं ड्यूटी के बाद जाके जिम करता था अब वो वही मैं जिम के अंदर परफॉर्म कर लूं और मेरे लिए वो आसानी हो जाएगी उससे। तो अब आप फील्ड में ड्यूटी नहीं दे रहे, अब आप सिर्फ जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम जी जी मैं जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो लड़के आ रहे हैं उनको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और खुद अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आपका खुद कोई इंस्ट्रक्टर रहा है पहले, या आपने खुद अपने तौर पे ही मतलब वीडियो देख के या वो करके कर लिया? नहीं सर, आपको पता है उस्ताद के बगैर या किसी लीडर के बगैर तो कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए तो मस्ट है। मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग होते हैं ना कि जी मैंने पर्सनल ट्रेनर नहीं रखना, तो मैं अपना उस्ताद खुद ही हूँ, तो वो फायदा नहीं, 4-5 हज़ार रुपया बचा के अपना फायदा नहीं कर रहे, वो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। देखिए ना, जब आप डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा। असल चीज तो आपको फायदा होना चाहिए ना। तो जब तक आपका एक कोच एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे अचीव करना है। देखिए ना, एफए का स्टूडेंट है या बीए का। अच्छा वैसे बाजी, ज्यादातर जो है पुलिस डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि ऑर्डर ही मिलता है, जब आपका सीनियर हो तो यस सर करना पड़ता है यूनिफॉर्म की इसमें जॉब में। तो ऐसे में अब आप इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, तो कोई ऑफिसर ऐसा आपसे रैंक में बड़ा जो है वो आपसे जब सीखने आता है तो आपका ऑर्डर जो है वो कैसे, क्योंकि कभी कभी सख्ती भी तो करनी पड़ती है ना कि भैया ऐसा नहीं ऐसे करो, तो पुशअप करते हुए भी आप ऑर्डर देते हैं, तो कैसा लगता है? थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा एंजॉय करते हैं? जी जी सर, वो हमारे डीएसपी साहब हैं, अखलाक साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, तो वो अक्सर मेरे पास करने आते हैं। उनको भी शौक है कि मैं स्लिम स्मार्ट हो जाऊं, माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो वो बड़े अच्छे तरीके से एज ए मुझे इंस्ट्रक्टर ही लेते हैं यहाँ पे आके। अच्छा। कि मैं उन्हें कहता हूँ कि सर नहीं, फोर्स करता हूँ कि सर आपने इतने रैप निकालने हैं, तो वैसे ही वो मेरी बात को फॉलो करते हैं, वो उसके ऊपर अमल करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं भाई बस ऑर्डर नहीं लगाते। अच्छा चलें, ये भी अच्छी बात है कि आपकी बात सुन लेते हैं, और यही एक मतलब निशानी है। सर। मतलब आप अगर कुछ कर रहे हैं तो हाँ फिर जी। कोई बड़ा छोटा, कोई सीनियर जूनियर तो है नहीं, आपने फॉलो करना है जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है। अच्छा ये बताएं कि बहुत से लोग जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं या जिम करना स्टार्ट करते हैं, इवन बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी आते हैं, खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लाइक आज करेंगे, कल करेंगे, शायद 2 दिन का बीच में नागा कर लें। आपने खुद को किस तरह से मोटिवेट रखा, या आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने खुद को मोटिवेट इस अंदाज में रखना है? मैडम, सबसे जो मसला, मैंने अपने, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा कि आपने देखा होगा कोई बंदा डाइटिंग स्टार्ट करता है तो 15 दिन बाद, महीने बाद वो छोड़ देंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, क्यों छोड़ देते हैं? कॉमन प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि हम अपने ना टारगेट बड़े हार्ड सेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा जी, मॉडल को देख लिया, फिजिक मॉडल देख लिया, कोई एक्टर देख लिया, यहाँ को बॉडी बिल्डर प्रोफेशन देख लिया कि 6 पैक बने हुए हैं, इतनी अच्छी बॉडी है, और बंदा ये अपने माइंड में टारगेट सेट कर लेता है जी इस तरह की बॉडी मैंने 6 महीने में बनानी है या 2 महीने में बनानी है। हालांकि उसने तो एक पता नहीं साल लगाया है, 5 साल लगाए हैं, वो नहीं आप फॉलो कर रहे। तो जब आप अपना टारगेट हार्ड सेट कर लेंगे, आपसे अचीव नहीं होगा, तो फिर आप मायूस होके उसको फेड अप कर देंगे। तो बेहतरीन हाल ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट सेट करें कि यार मैंने 2 महीने के अंदर 2 kg लूज करना है। ठीक है, तो आप जो अचीव कर लेंगे ना, फिर मतलब आप सीधा ऋतिक रोशन ना बने, शॉर्ट टर्म गोल छोटे छोटे अपने रखें टारगेट, उनको अचीव करते जाएं, तो फिर आप फेड अप नहीं होंगे। हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हरमीत, अच्छा मतलब पाजी, मतलब सीधा ऋतिक रोशन ना बने। लेकिन अच्छा, एक और चीज हमने देखी है बाजी कि जिम में हम देखते हैं कि बड़े नए लड़के जो है वो बड़ा खुशी से आते हैं, लेकिन जाहिर बात है स्टार्ट में बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, मसल्स खुलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, तो वो अक्सर भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। क्या इसको उनको क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जम जाते हैं, कई लोग भाग जाते हैं कि भैया नहीं करने, बहुत तकलीफ हो रही है। वो यही है ना कि शुरू में आपका बॉडी उसकी यूज टू नहीं हुई थी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल में पेन आ जाएगी, वो आप उसमें थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ेगी, लेकिन 10-15 दिन के बाद वो फिर आपके मसल उसके यूज टू हो जाएंगे, फिर वो आपका मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10-15 दिन में कोई रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला कि आपके 10 दिन में बॉडी बिल्डिंग बन जाएंगे, आप बिल्डर बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद वसीम हमारे साथ शो में मौजूद थे और हमारी दुआएं बस आपके साथ है कि नेक्स्ट टाइम आप मिस्टर लाहौर बने या एटलीस्ट मिस्टर पंजाब बने। अभी आप रनर अप हैं, बट नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा कुछ कर दिखाएं। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। दुबई एक्सपो की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने इगोरा ऐप के साथ मिलकर हम कैसी दुनिया चाहते हैं के उन्वान के तहत एक तस्वीरी मुकाबले का इनेकाद किया, और आजकल इस तस्वीरी मुकाबले में अगर देखें तो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र जुल्करनैन टिवाना के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, धूमधाम इनकी बहुत ज़्यादा है। जुल्करनैन टिवाना ने ना सिर्फ ये कि जो तस्वीर मुंतखब की गई, 75 मुल्कों की 75 तस्वीर मुंतखब की गई, उसमें अपनी जगह बनाई, बल्कि जो एग्जीबिशन है इसकी कवर फ़ोटो भी इनकी है, कवर की तस्वीर भी इनकी है। और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां बच्चे अपनी आंखों में रोशनी और दिलों में उम्मीद लेकर बड़े हों। जब ये दुबई एक्सपो में इन तस्वीरों की नुमाइश की गई तो इसी कैप्शन के साथ दुनिया जहान में इसकी यूनाइटेड नेशंस के मतलब तशहीर हुई। बिल्कुल, और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र का मकाम है, बिकॉज़ आप देखें कि 130 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया और कोई 50,000 से ज़ायद तस्वीर मौसूल हुई, जिसमें से 75 की सिलेक्शन हुई। सो जुल्करनैन की तस्वीर सिलेक्ट भी हुई और फिर एज अ कवर फ़ोटो भी सामने आई। सो एक बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए भी बीइंग पाकिस्तानी एक फ़ख्र का मकाम है। जी, जुल्करनैन का ताल्लुक खुशाब से है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब एक ऐसे इलाके से इनका ताल्लुक है जहाँ फोटोग्राफी पता नहीं कितनी ट्रेनिंग होगी नहीं होगी। बहरहाल हमारे साथ हैं जुल्करनैन टिवाना। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। मैं ख्याल में अभी आवाज़ नहीं गई उनको, तो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। हरमीत, फोटोग्राफी का शौक है वैसे आपको? बिल्कुल रहू साहब, जबरदस्त। नहीं मुझे तो बहुत शौक है लेकिन सीखा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें रहू साहब तो बात ही बड़ी खूबसूरत इन्होंने की बच्चों के हवाले से, जो मैसेज दिया है मैं तो समझता हूँ सबसे बेहतरीन मैसेज जो है इनकी जानिब से जो कन्वे किया गया है बहुत बड़ी बात है और ये बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए कि इतने ममालिक में हमारे पाकिस्तानी का और फिर खुशाब जैसे इलाके से, ज़ाहिर बात है कि हम इलाके की जब बात करते हैं तो कई इलाकों में अब भी कई मसाइल का हमें सामना है। अगर दूर दराज छोटे शहरी या देहाती इलाके, लेकिन वहाँ से जब ये टैलेंट सामने आता है और पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। हम ऐसे लोगों पर फ़ख्र करते हैं और फोटोग्राफी ज़ाहिर बात है किसी खूबसूरत चीज़ को कैप्चर करना तो है ये सबकी, आजकल तो मोबाइल आ गया है तो भाई
कोशिश सबकी यही होती है कि कोई ना कोई तस्वीर जो है किसी न किसी मंजिल की ले। मुझे एक दोस्त याद आ गया मेरा बचपन का, जब भी मैं खूबसूरत कोई तस्वीर लेता था तो वो बीच में खड़ा हो जाता, कहता नहीं मेरी तस्वीर साहब लाजमी आनी चाहिए। तो वो भी एक वक्त था जब रील हुआ करती थी और 28 तस्वीरें उसमें हुआ करती थी हरूफ साहब। तो आज तो मोबाइल है, बेशुमार तस्वीरें आप जिस चीज़ की चाहें तो खींच लेते हैं। हाँ नहीं, वो उसकी वजह से ये है कि हर आदमी फोटोग्राफर तो बन गया है, लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर आके अपने आप को मनवाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्होंने ली, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, उसके बगैर हुए तो जुल्करनैन से एक दफ़ा फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये फरमाइए कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी आपने ली या सिर्फ प्रैक्टिस करते करते इतना बड़ा नाम आपने बना लिया अपना? जी प्रैक्टिस तो मैं कर रहा था पिछले कुछ सालों से। उसके अलावा मैंने जो अपनी तालीम का इंतखाब भी अपने शौक के मुताबिक किया, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में। तो उसमें मेरी जो सलाहियत थी उसको मजीद बेहतर करने में मुझे बहुत मदद की। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि प्रोफेशनली आपने मतलब उसको वो सीखा। तो उसमें स्टार्ट आपने स्टिल फोटोग्राफी से किया था, फिर आप कैमरे तक पहुंचे मूविंग कैमरा तक। पहले आपने स्टिल फोटोग्राफी अपने लिए मुंतखब की होगी। जी जुल्करनैन। जी जी। अच्छा जुल्करनैन, जिस तरह से सर ने भी सवाल किया, एक वो सवाल और साथ ही साथ जिस मौजू के तहत आपने पिक्चर जो थी वो अपनी पेश की, उस मौजू में मतलब आपका ये कहना है कि बच्चे अपनी आंखों में रोशनी लेकर बड़े हों, उनके दिलों में उम्मीद हो, ये आप मतलब ये सोच आपके माइंड में कहाँ से आई? जुल्करनैन को शायद आवाज़ नहीं जा रही है हमारी। जुल्करनैन हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। हम ऐसा करते हैं कि जुल्करनैनी के हवाले से इन्होंने फिल्म और टीवी की बात की है, तो एक बैटमैन फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका जरा चल के। हाँ, झलकियां जारी हो चुकी हैं और मार्च में आ रही हैं। फाइनल उसका जो है वो ट्रेलर भी आ गया हुआ है और वो फिल्म में जल्दी रिलीज होना है। बहुत ही मुहय्यरुल वाक़यात ऐसे पेश आएंगे बैटमैन को जिससे उसको निकलना है। दुनिया खतरे में होगी शिकार। एक तो ऐसी मूवीज में दुनिया को बहुत सा खतरात लाहक होते हैं, ये समझ से बाहर। और उसमें इस तरह का सुपरमैन टाइप का कैरेक्टर जो है वो एक डाल दिया जाता है बीच में। अच्छा, ऐसी फिल्में मुझे ज़ाती तौर पे तो पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनकी कहानी ज़रा बड़ी स्टीरियोटिपिकल होती है, लेकिन इसके ग्राफिक्स, इसके साउंड इफेक्ट्स, इसकी वो जो पेशकश होती है वो इतनी शानदार होती है कि बंदा सिर्फ वही देखने के लिए फिल्म देख लेता है। हरमीत, पसंद है इस तरह की फिल्में? सर मैं वैसे मुझे ज़्यादातर इस किस्म की फिल्में, मैं भी आपके ही कमेंट्स करूंगा कि मुझे ज़्यादा तो पसंद नहीं आती। मैं हिस्टोरिकल मूवीज़ जो है वो ज़्यादा उनकी तरफ चला जाता हूँ। ये जो है आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे लोग जो है इस तरफ ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग को ये पसंद आती हैं बैटमैन और मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़, लेकिन अच्छी है। ट्रेलर तो बड़ा मज़े का था और आपने जो कलमात जो है उसके हवाले से बयान किए तो मैं समझता हूँ कि देखनी तो चाहिए। हाँ, देखनी तो चाहिए। जिस तरह से आपने कहा ना, आपको भी नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद, शायद मुझे भी नहीं पसंद, बट मुझे लगता है ये यंगस्टर्स को, लड़कों को और बच्चों को इस तरह की मूवीज बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। बट एनीवेज, मार्च में ये मूवी जो है रिलीज के लिए आ जाएगी, सो फिर आप सब देखिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ठीक है, साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।